आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय दिल्ली की ओर। मैं रंग महल के अपने कमरे में लौट आई। मैं नहीं जानती थी कि क्या होने वाला है, पर यह मैं समझ गई थी कि कोई नया कुचक्र मेरे ऊपर चल रहा है और मेरी तथा मेरी लड़की की आबरू खतरे में है। रानी ने मेरी लड़की को जो अपनी खिदमत में मांगा है, सो बेशक रानी उसकी आबरू की गाहक है। संभवतः वह मेरी संपत्ति भी हड़पना चाहती है, पर मैंने ठान ली कि चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं झुकूंगी नहीं और न ही अपनी लड़की को गुलाम बनने दूंगी। पर हाय री तकदीर, मैं जन्मजात गोली कैसी उल्टी बात सोच रही थी। पर अब सोचने विचारने का तो समय ही न था। अब तो वह समय आ गया था कि या तो अब या फिर कभी नहीं। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। मैं निरीह अबला अब निपट अकेली असहाय थी। मेरा एकमात्र मित्र भी अब नहीं रहा। मैंने बहुत बातों पर विचार किया और धड़कते हुए कलेजे से राजा से मुलाकात की। राजा मुझे एकांत कक्ष में ले गया। वह बड़ा परेशान था, पर उसने अत्यंत धैर्य और शांति से मुझसे बातचीत की। उसने मुझे बताया कि एजीजी का हुक्म मेरे लिए आ गया है कि मैं तुरंत रंग महल खाली कर दूं। सम्राट ने बालक को मृत महाराज का उत्तराधिकारी मंजूर कर लिया है। शायद मुझे कुछ गुजारा मिलेगा, पर अभी उसका कुछ ठिकाना नहीं है। मुझे आपकी चिंता है। अभी किसुन मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया कि आपको रानी ने बुलाया है। क्या महारानी से आपकी मुलाकात हुई? मैंने संक्षेप में सब बात बताई और रोते रोते कहा, मेरी जान भले ही चली जाए, पर मेरी लड़की की इज्जत पर आंच न आने पाए। राजा ने कहा, यह समय दिल को मजबूत रखने का है। अब आपका रंग महल में या रियासत में 1 मिनट भी ठहरना निरापद नहीं है। रंग महल में आपके बैरी नर पशु गंगाराम गोले का अदल चल रहा है। उस पाजी को मैं जानता हूं। वह धूर्त भी है और क्रूर भी। कल न जाने क्या हो। आप अभी इसी समय तुरंत यहां से दिल्ली चली जाएं। सामान कुछ नहीं ले जा सकेंगी। मेरी मोटर आपको चौराहे पर खड़ी मिलेगी। उसे आप मेरी तुच्छ स्नेह भेंट समझिए। आप यहां अभी इसी शाम के झुटपुटे में पैदल ही निकल जाएं और चौराहे पर जाकर गाड़ी में बैठ जाएं। बच्चों को लेकर किसुन आपको गाड़ी में मिलेगा। मेरा ड्राइवर मेरा विश्वास भाजन बूढ़ा राजपूत है। उस पर भरोसा कर सकती हैं। आप सीधी दिल्ली की राह पकड़िए। यह थोड़ा सा राह खर्च है, सो साथ रखिए। उसने एक पर्स मेरे कांपते हाथों में थमा दिया और ठंडी सांस लेकर कहा, जाइए। उसने मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैं पीपल के पत्ते की भांति कांप रही थी। बहुत चेष्टा करने पर भी मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा और मैं धड़कते हृदय और कांपते पैरों से चल खड़ी हुई। मोटर यथास्थान खड़ी थी। उसमें सब बच्चे भी थे, पर मेरा पति न था। मेरी बड़ी लड़की मेरे बच्चे को छाती से लगाए बैठी थी। उसके नेत्रों में भय व्याप रहा था। यह पहला ही अवसर था जब मैंने अपनी लड़की को इस तरह चिंतित और उदास देखा। शायद उसके पिता ने उसे कुछ बातें बता दी थीं। छोटी लड़कियां भी घबराई हुई थीं। यद्यपि सारी बातें वे नहीं समझती थीं, मुझे देखकर उन्हें ढांढस मिला। उन्होंने बताया कि मेरा पति मेरी ही तलाश में उधर गया है। मैं बौखलाई सी इधर उधर देखने लगी। कुछ करते धरते नहीं बन पड़ रहा था। ड्राइवर का कहना था कि यहां खड़ा रहना निरापद नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि रंग महल में मेरी ढूंढ मच रही हो। पर मैं वहां अपने पति को छोड़कर कैसे जा सकती थी। मैंने पति की तलाश में जाने का इरादा किया
तो ड्राइवर ने बाधा देकर कहा, आप मौत के मुंह में जा रही हैं। वह तुरंत चल देने के पक्ष में था और मेरे पति के लिए रुकना नहीं चाहता था। अभी मैं इस असमंजस में ही थी कि मैंने देखा 5-7 सिपाही मेरे पति को उसी की पगड़ी से बांध उसे पीटते हुए ही आ रहे हैं। देखकर मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। ड्राइवर ने मुझे खींचकर गाड़ी में ढकेल दिया और चिक डाल दी। वे लोग उसे मारते पीटते और धक्के देते ले गए। मैंने सुना वे कह रहे थे, बता कहाँ है तेरी लड़की और वह गोली, बता, जल्दी बता। वे उसे मार रहे थे, धकेल रहे थे और मेरा धीर वीर पति अपना मुंह जैसे सिए हुए था। वह न हाय करता था न आह, न मारने का विरोध करता था न घसीटने का। वह चुपचाप सब कुछ सह रहा था। मैंने एक बार गाड़ी से उतरकर उसके पीछे जाने की चेष्टा की, पर ड्राइवर ने डांट कर कहा, बेवकूफी मत करो, एक के पीछे सबकी मौत मत बुलाओ। उसने एक झटके के साथ गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं औंधे मुंह गाड़ी में गिर पड़ी और गाड़ी तीर की भांति सड़क राह चौराहे पार करती हुई दिल्ली की राह पर उड़ चली। मैं नहीं जानती कि मैं विक्षिप्तावस्था में थी या कि बेहोश, पर जब मैं होश में आई तब बहुत देर तक नहीं समझ सकी कि कहाँ और किस अवस्था में हूँ। बहुत देर बाद समझ में आया कि मैं मोटर में हूँ और दिल्ली की राह पर भागी जा रही हूँ। मैंने खिड़की से बाहर देखा। चौथ या पंचमी की क्षीण ज्योत्सना रूखे सूखे पहाड़ी टीलों पर पड़ रही थी और उनके बीच टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर हमारी गाड़ी दौड़ी जा रही थी। मेरी लड़की ने पानी का गिलास मेरे मुंह से लगा दिया और मेरा सिर वह अपने घुटनों में दबाकर बैठ गई। अब मेरी ज्ञान भावना जाग गई थी और मेरे मानस नेत्रों के सम्मुख मेरे पति की उसी की पाक से बंधी हुई काया थी जो निर्दयी सिपाहियों से पीटी जा रही थी, निर्वाक, मौन, धुनी जा रही थी। हाय, मैं इस त्याग और तप के देवता को उन अधम पशुओं के बीच छोड़कर भागी चली जा रही थी, अपनी अधम देह लेकर। न जाने उस पर कैसी बीत रही होगी। जिस पुरुष के प्रेम और सेवा से इस अधम शरीर का रोम रोम बंधा पड़ा है, जिसके अपरिमित धैर्य और सहिष्णुता ने उसे जीवित रखा है और जिसने तिल तिल अपनी आहुति देकर मुझे अपने मूक मौन प्यार से संपन्न किया, उसे मैं कैसे अपनी आंखों से विपन्ना अवस्था में देखकर भी वहां से भाग आई अपने प्राणों को लेकर। इन प्राणों का अब क्या होगा भला? किसकी भलाई में इनका सदुपयोग होगा? मेरा मन मचल पड़ा। मैं आहत पशु की भांति चीख उठी, रोको रोको, पीछे लौटो, मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी, मैं मर मिटूंगी, जान दे दूंगी, वापस चलो, लौट चलो। पर बूढ़ा राजपूत दृढ़ता पूर्वक स्टीयरिंग का चक्का पकड़े बैठा था। हवा में उसकी सफेद दाढ़ी फहरा रही थी। उसकी बड़ी सफेद पाग शरदाब्र की भांति उस क्षीण चांदनी की मंद ज्योत्सना में अपूर्व शोभा धारण कर रही थी। उसने पीछे मुंह फेर कर संकेत से ही मेरी पुत्री से कहा, सावधान रहना, पकड़े रहना, इन्हें चोट न मार लें। और एक बार मैं फिर मूर्छित हो गई, या कहिए सो गई। बहुत देर तक मैं सोती रही और जब मैं जागी तब पौ फट रही थी। पूर्व में आकाश पर सफेदी फैल रही थी। चारों तरफ समतल मैदानों में हरे भरे खेत लहलहा रहे थे। बूढ़ा कर्मठ राजपूत उसी भांति अपनी जगह पर डटा बैठा था। गाड़ी उड़ी चली जा रही थी। उसकी सफेद दाढ़ी उसी भांति हवा में फहरा रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपने जीवन में उस अद्भुत नवीन दिवस के आगमन को देख रही थी।
विरोध भावना मेरी जैसे सो गई थी। चैतन्य का देवता जैसे मर गया था। मैं निश्चल निष्प्राण सी बैठी अपने भाग्य के ये खेल देख रही थी। अंततः हम दिल्ली आ पहुंचे। अभी पहर भर दिन चढ़ा था। नगर के एक भाग में पहुंचकर ड्राइवर ने एक छायादार स्थान पर गाड़ी रोक दी। उसने कुएं से पानी खींचा, बच्चों को जगाकर उनका हाथ मुंह धुलाया। नित्य धर्म से बच्चे निवृत्त हुए। फिर उसने अपनी झोली से कुछ सूखी मेवा निकालकर बच्चों को दी। इसके बाद उसने मेरे निकट आकर कहा, माँ जी, आप घबराइए नहीं। इन बच्चों की रक्षा का ध्यान आपको सबसे पहले करना चाहिए। बड़ी बात समझिए कि आप इन्हें लेकर निकल आईं। अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, ठकरां, मैं कैसे धीरज धरूं? उन्हें मैंने किस हालत में देखा था? मैं कितनी निर्दयी हूं कि उन्हें उस हालत में छोड़ आई। तुम ही कहो, यह कहां तक ठीक हुआ? उसने कहा, ठीक हुआ, आपकी लड़की की आबरू बच गई। उसने भेद भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, किशुन सिंह को मैं ले आऊंगा। आप यहां अभी इन बालकों को ठिया ठिकाने लगाइए। अन्नदाता ने मुझे हुक्म दिया है कि आपकी सेवा में मैं यहीं रहूं, सो मेरे रहते कोई चिंता न करें। उसकी बातों से मुझे ढाढ़स हुआ। अब यह सलाह होने लगी कि कहां चलना चाहिए। भलाई इसी में थी कि हमें यथासंभव गुप्तवास ही करना चाहिए और अपने दिल्ली में आने तथा रहने का किसी को पता भी न लगने देना चाहिए। दिल्ली में मेरे वकील का घर था। वह मेरी संपत्ति की देखभाल करता था तथा मेरा कानूनी सलाहकार था। हमने सब आगा पीछा सोचकर उसी के पास चलने की ठानी। ईश्वर का किस मुंह से धन्यवाद करूं कि उसने इस विपत्ति में केसरी सिंह जैसा सच्चा हितैषी सहायक मुझे दे दिया। वह केवल ड्राइवर ही न था, नए राजा का दूर का संबंधी, अच्छे खानदान का राजपूत था। राजा को बचपन में उसी ने खिलाया था। राजा ने मेरे ऊपर और भी जितने छोटे बड़े एहसान किए थे, उन सबसे बड़ा एहसान यह था कि उसने इस सच्चे बुजुर्ग राजपूत को मुझे दे दिया था। उसी ने इस विपत्ति काल के भंवर से मेरी नैया निकाली, मेरी इज्जत और मेरे जीवन की रक्षा की। मेरा वकील भी एक सज्जन पुरुष था। उसी की सहायता से एक मोहल्ले में एक छोटा सा घर मिल गया और हम उसमें जाकर ठहर गए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय दिल्ली की ओर। वाचनकर्ता अमित पांडे।